हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो उत्तर सहित है। और किस विषय की है? आपका विषय सामाजिक विज्ञान है और कक्षा 8वीं। और इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा अतीत 3 इतिहास के जो अध्याय 3 एवं अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। इसमें आपके प्रश्न भी रहेंगे और उत्तर भी रहेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक उत्तर सहित वार्षिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा है हमारी? वार्षिक परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रम अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और विषय क्या रहेगा आपका? सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। आज क्या पढ़ेंगे हम? अध्याय कौन सा देखेंगे? अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या है अध्याय 3 आपका? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 1, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? प्रश्न क्या है आपका? किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, महालवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? महालवाड़ी व्यवस्था में ये महाल शब्द का अर्थ था। ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि जनसमूह है, ग्राम समूह, नगर समूह, प्रदेश समूह। इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर, ग्राम समूह। महाल शब्द का अर्थ क्या होगा? ग्राम समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा द नंबर, बंगाल, आसाम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल और आसाम, जहां नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, 1/3 एकड़। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप क्या हो गई? 1/3 एकड़। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया? प्रश्न क्या है? प्रश्न को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया? उत्तर बता देंगे। उत्तर क्या है इसका? कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली। कंपनी क्या हो गई? बंगाल की दीवानी मिली, तो वह स्वयं को एक व्यापारी मानने लगी। जो कंपनी थी, कंपनी को क्या हुआ? बंगाल की दीवानी मिली और वह स्वयं को क्या मानने लगा? एक व्यापारी मानने लगी। वह भारी भरकम लगान चाहती थी। वह क्या चाहती थी? भारी भरकम लगान चाहती थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 4 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? उत्तर देखिए इसका। कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कंपनी ने 1793 में क्या किया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? कंपनी की आय बढ़ाना और उसमें स्थिरता लाना। इसलिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया। इस व्यवस्था में क्या हुआ? जो जमींदार थे उन्हें क्या मान लिया गया? भूस्वामी मान लिया गया। भूमि पर उसका वंशानुगत अधिकार हो गया और भूमि पर उनका क्या हुआ? वंशानुगत अधिकार हो गया। सरकारी राजस्व बढ़ गई, किसानों पर अत्याचार भी बढ़ने लगे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। क्या है प्रश्न नंबर 7? बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न क्या है? बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर बताएंगे इसका। बंगाल की समझ शक्ति कंपनी के हाथों में आते ही बंगाल की कृषि और कृषकों पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। कृषि नष्ट होने लगी, किसानों पर दोहरे कर की मार पड़ी। देखिए, गहरे संकट कौन से आए? कृषि नष्ट होने लगी और किसानों पर दोहरे कर, जो दोहरा कर होता है, उसकी मार पड़ी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? उत्तर देखिए इसका। अंग्रेज भारतीय किसानों को देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल को मजबूर करते हैं कि वे अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती चाहते थे। देखिए क्या करते थे? अंग्रेज भारतीय किसानों को देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल को मजबूर करते हैं।
क्योंकि वे अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती चाहते थे, इसलिए यूरोप की ज़रूरतों को के हिसाब से अफीम और नील की खेती पर जोर लगाया गया। प्रश्न जो था आपका, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसका उत्तर बता देंगे, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में अफीम अफीम और नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। बस सिंपल ही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, नील और ओड के पौधों में अंतर बताइए। तो देखिए, नील का पौधा नीला रंग भारत में उगने वाली नील के पौधों से तैयार किया। देखो, नीला रंग किससे? भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया। यह उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है और यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहता था। ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। तो आप बता सकते हैं नील का पौधा क्या होता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। और ये ओड पौधा कहाँ? शीतोष्ण क्षेत्र में। और नीला रंग का पौधा भारत में उगने वाले नील के पौधों में से है। और यहाँ पे जो ओड का पौधा है, यूरोपीय कपड़ा उत्पादों की बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके नील की खेती के 2 मुख्य तरीके बता देंगे, निज और रहती। निज और क्या है? रहती है। निज खेती की व्यवस्था में बागान मिलाकर खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते हैं। देखिए, निज खेती की व्यवस्था में, निज खेती व्यवस्था क्या हो गई? बागान मिलाकर खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत से हल बैलों की जरूरत थी। और रहती व्यवस्था में के तहत बागान मालिक क्या करते हैं? रहती व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध करते थे। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, बीज और उपकरण उपलब्ध कराते थे, जबकि मिट्टी तैयार करने, बीज और फसल की देखभाल करने की जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। नील के व्यापार के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे? उत्तर देखिए, 10वीं सदी के अंतिम दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी? उत्तर देखिए, किसानों को नील की खेती करने में निम्न समस्या आ रही थी। कौन कौन सी समस्या आ रही थी? नंबर 1, किसानों को कम ब्याज पर बागान मालिक नगद कर्जा देते थे, फिर भी यह उनके लिए घाटे का सौदा था। नंबर 2, नील की कीमत कम मिलती थी, कर्ज कभी खत्म नहीं होता। नंबर 3, नील की खेती से मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी। नंबर 4, धान की खेती भी नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। बंगाल के रियायतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? उत्तर देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। कब किया है? प्रश्न था, बंगाल के रियायतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो मार्च 1859 में बंगाल के रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और बागान मालिकों को लागत चुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना बागान मालिकों के गुंडों से डरेंगे। 1859 में नील रियायतों को स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिला। इस बगावत के कारण बागानों में नील का उत्पादन बंद हो गया। इसके बाद अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 14? महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई? उत्तर देखिए, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा को देखते हुए 1917 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ और अध्याय 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ये प्रश्न जो है आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अध्याय 4 क्या है आपका? आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। उसका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाए, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाए वाली जमीन को कहा जाता है? देखिए, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊसर, परती, बंजर, दोमट। इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर, परती। क्या कहते हैं? परती कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है, सही जोड़ी का मिलान करना। बैगा, तो ये कहाँ पाए जाते हैं?
तो ये आपका तीसरा नंबर मध्य भारत में। खोद, ब नंबर का आपका खोद, ये है उड़ीसा में है। और लवाड़िया, लवाड़िया कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपका चौथा नंबर का आ जाएगा आंध्र प्रदेश। और गद्दी, ये आपका दूसरा नंबर का कुल्लू। इस प्रकार से छह जोड़ी का मिलान कर दिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर वेरियर एल्विन सामराव हिवाले, यानी इसका अ नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, झरिया और रानीगंज, क्या कह रहा है इसमें, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं आसाम में, बिहार में, मैसूर में, झारखंड में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो उत्तर हो जाएगा घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पहाड़ियों में ही रहते थे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 5 था घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो आप बता देंगे घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पहाड़ियों में रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। उत्तर बता देंगे, आदिवासी समूह की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे शिकार करते, वन उत्पादों को इकट्ठा करते। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका, प्रश्न नंबर 7 है वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ। उत्तर देखिए 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। वर्ली विद्रोह कब हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ, जो व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो झूम खेती की क्या विशेषताएं, तो उत्तर देखिए, झूम खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लगने लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। बीज बिखेर कर फसल तैयार करते थे। इस प्रकार से झूम खेती की विशेषता ही कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। प्रश्न क्या है आपका, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो देखिए, आदिवासियों को जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी, देखो आदिवासियों को जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी, यानी कि उन्हें खरीदना पड़ता था। इसलिए व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित थे। महाजन और व्यापारी कर्जा देकर ब्याज सहित, यानी कि महाजन क्या होता, तो व्यापारी और महाजनों पर आश्रित थे। महाजन और व्यापारी कर्जा देकर ब्याज सहित थे और महाजन और व्यापारी आदिवासियों का शोषण करते थे। इसलिए आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, जनजाति समूहों में बिरसा का समर्थन क्यों किया। जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। उत्तर देखिए, जनजाति समूह ने बिरसा का नेतृत्व क्षमता और उसकी घोषणा की उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है, इसलिए जो भेजा है को मानकर उसका समर्थन किया। बिरसा बाहरी लोगों की जनजातियों के समूह से अलग करना चाहता था। देखिए यहाँ पे जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया, तो यहाँ पे जनजाति समूह ने बिरसा की नेतृत्व क्षमता, उसकी जो नेतृत्व क्षमता और उसकी घोषणा की उसे जो घोषणा की थी उसने, उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है को समानकर उसका समर्थन किया। बिरसा बाहरी लोगों को जनजाति समूह से अलग करना चाहता था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर देखिए इसका उत्तर नेक्स्ट पेज पे है, वन कानूनों, यहाँ से उत्तर चालू हो जाएगा। वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ऐसी सूरत में आदिवासी समूहों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने से में अंग्रेज क्यों असफल रहे। उत्तर देखिए, झूम काश्तकारों को अंग्रेजों ने स्थायी रूप से बसाने के लिए जो स्थान दिया था वहाँ पानी कम, मिट्टी सूखी, हल चलाना कठिन, कम उपज जैसी समस्याएं आईं। जो झूम काश्तकारों ने इस बात पर अड़ गए कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी
और इस तरह से वे स्थायी रूप से बसाने में असफल रहे। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? उत्तर देखिए, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज को न केवल जागृत किया बल्कि उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने आदिवासी समाज से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, जादू टोने व डायन में विश्वास न रखें। मुंडा ने आदिवासियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत का पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। मुंडा ने आदिवासी समाज को मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों के शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया। आंदोलन के दो कानून बने जो आदिवासी समाज के हित में थे। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। बिरसा मुंडा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? देखिए, जो बिरसा मुंडा ने आंदोलन किए थे उसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं? तो उत्तर देखिए, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम। बिरसा आंदोलन दो स्तरों पर प्रारंभ हुआ। बिरसा आंदोलन क्या हुआ? दो स्तरों पर प्रारंभ हुआ किया गया। एक तरफ समाज सुधार और दूसरी तरफ अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों, मिशनरियों और भूस्वामियों के खिलाफ आंदोलन किया गया। बिरसा मुंडा के समाज उत्थान के प्रयास के कारण आदिवासी समाज में जन जागृति आई, समाज संगठित हुआ, जिसके कारण सरकार के खिलाफ आंदोलन सफल रहा। व्यापक विद्रोह के कारण सरकार को कुछ फैसले पलटने पड़े। परंपरागत खेती की छूट मिली। पहला कानून बना जिसमें यह व्यवस्था थी कि लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, यह आंदोलन अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के लिए सफल रहा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं और बिरसा आंदोलन के महत्व भी बता सकते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन के महत्व क्या है? पहला महत्व है, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा ने शराब और जादू टोने पर विश्वास करने विरोध किया, गांव की सफाई पर बल दिया। दूसरा महत्व है, बिरसा ने मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों ने सरकार की भू नीतियों का विरोध किया, उन्हीं ताकतों को आदिवासी की समस्याओं व कष्टों का कारण माना। तीसरा महत्व, बिरसा ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया ताकि दीकू लोग जनजाति की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। चौथा महत्व, बिरसा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन का विरोध करने में आदिवासी सक्षम है। और इसका पांचवा महत्व है, बिरसा ने अन्यायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 में जो बिरसा आंदोलन के महत्व बता दिए आपको। आप इस प्रकार ये आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने अध्याय 3 और अध्याय 4 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है वह प्रश्नों को समझा। यदि बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।